नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 12वीं चित्रित भाग 2 कविता बादल राग पर चर्चा करने जा रहे हैं। बादल राग नामक जो कविता है उसके कवि सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी का जन्म 1899 में पश्चिम बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही अनेक विपदाओं से, कष्टों से जूझते हुए निराला जी हैं वो आगे बढ़ते हैं। बचपन में ही माता का देहांत, 13 वर्ष के अल्पायु में शादी, और शादी के बाद एक पुत्र एक पुत्री को जन्म दे करके इनकी जो पत्नी है मनोहर देवी, वह भी संसार से विदा हो जाती है। लगातार संघर्षों से निराला जी जूझते हैं। एक समय ऐसा था कि निराला जी की जो कविताएं थी, रचनाएं थी, उनको बड़े जो कवि थे, जो प्रतिष्ठित कवि थे, उनकी वो अवहेलना कर देते थे, स्वीकार नहीं करते थे, प्रकाशक उनको प्रकाशित नहीं करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी उनके साथ एक बार ऐसा ही किया था। उनकी जूही की कली नामक जो उनकी रचना थी उनको स्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने पता चला कि निराला के अंदर कितनी संभावनाएं हैं, वो कितने बड़े कवि के रूप में हैं, और बाद में जाकर के उनको स्वीकार किया। कहने का मतलब यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने काव्य संग्रह के साथ साथ उपन्यास के द्वारा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। चाहे छायावाद की बात है, प्रगतिवाद की बात है, प्रयोगवाद की बात है, इनकी जो रचनाएं हैं सटीक हैं, सही हैं, उपयुक्त हैं। ये जो रचना है बादल राग है, ये भी अपने आप में एक छायावादी रचना है उनकी। तो चलो इस कविता के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कविता का जो शीर्षक है बादल राग, उसकी हम चर्चा करते हैं। बादल राग, बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। राग गाना, तो ये जो राग है ये दो तरह से है। एक जो स्वाभाविक राग होता है और दूसरा गर्जन, क्रांति का द्योतक है। तो बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बहुत ही रुचिकर विषय रहा है। बादल क्रांति का द्योतक है। जहां बारिश होती है, वर्षा होती है, तो धरती के अंदर की जो पानी की जो अपर्याप्तता है, वो पर्याप्त पानी मिलने के बाद जो बादल जो धरती है वो तृप्त होती है। जितने भी जड़ जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनको पानी मिलता है तो उनको शांति की अनुभूति होती है। तो एक प्रकार से ये जीवन देने वाला है। दूसरी तरफ क्रांति का द्योतक है, अर्थात जब बादल एक बाढ़ के रूप में आता है तो एक महाक्रांति करता है। तो उस क्रांति से जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो ध्वस्त होती है, लेकिन उसमें भी जो सामान्य जन हैं क्रांति से उनका लाभ होता है, उनको सुनिश्चित रूप से उसका पर्याप्त लाभ मिलता है। तो बादल राग है वो क्रांति का द्योतक है, और इस क्रांति भी के द्वारा जो एक तरफ पूंजीवादी जो व्यवस्था है और दूसरी तरफ जो शोषित लोग हैं, गरीब हैं, चाहे वो मजदूर है, किसान है, उनका जो शोषण हुआ है उनके खिलाफ एक प्रकार से क्रांति का बिगुल है, क्रांति का आह्वान है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला जो काव्यांश है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तीर्थी समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग की दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की पलावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन, भरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल फिर। तो पहले कुछ जो शब्द हैं उनका देखिए। तीर्थी मतलब तैरना, समीर हवा, सागर समुद्र, अस्थिर जो स्थिर ना हो, जो स्थायी ना हो, जड़ संसार, दग्ध मतलब दुखी, जलता हुआ, तृप्त दुखों से त्रस्त, निर्दय जहां दया न हो, विप्लव क्रांतिकारी, विप्लव करने वाला, क्रांति करने वाला, प्लावित भरा हुआ, किससे भरा हुआ? जल से, माया, मायावी रूप, उसका जो आकर्षित करने वाला जो रूप है।
यह तेरी रणतरी, रणतरी युद्ध रूपी नौका, रणतरी युद्ध रूपी नौका। आकांक्षा संभावनाएं, घन, घन है यहाँ बादल के लिए, घन का एक अर्थ होता है हथौड़ा। भेरी, भेरी गर्जना करना, घन घोर गर्जना करना। सजग सावधान, सुप्त सोए हुए, अंकुर छोटे छोटे पौधे। उर हृदय, आशाओं से आशा भरी निगाहों से, नवजीवन नया जीवन। ताक रहे, ताकना देखना, विप्लव क्रांति के बादल, फिर बार बार। तो इसका जो प्रसंग रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। प्रस्तुत कविता के रचयिता सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान किया है। तो ये कौन सी शैली हो गई? संबोधनात्मक शैली। बादलों का आह्वान किया है, बादलों को संबोधित किया है, किसके लिए? क्रांति करने के लिए। क्रांति क्यों? क्रांति इसलिए कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो आम जनों को नुकसान कर रही है, उनका शोषण कर रही है, इसलिए उनका जो जीवन है वो दग्ध हो गया है, तप्त हो गया है, इसलिए क्रांति का आह्वान किया है। तो बादलों को यहाँ संबोधित किया है क्रांति के लिए, अर्थात तो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको हटा करके साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था एक प्रकार से यहाँ कवि लाना चाहते हैं। तो इसमें प्रतीकात्मक शब्द है, बादल खुद एक प्रतीकात्मक प्रतीक है, इसलिए छायावादी उनका जो रचना है उसका एक उदाहरण है। आइए हम अब इसकी जो व्याख्या है वो सरल तरीके से इसकी व्याख्या के ऊपर ध्यान देते हैं। तीर्थी समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों तुम घन घोर गर्जना करो, और गर्जना करके पृथ्वी के अंदर जो त्राहिमाम हो रहा है उस त्राहिमाम को आप नष्ट कर दीजिए और आम जनों को क्या है लाभ पहुंचाएं, क्योंकि आम जन है वो त्रस्त हो चुके हैं, उन पर एक प्रकार से दुख की छाया सी पड़ गई है, अर्थात उनके जीवन में कहीं भी सुख नाम का कोई पल नहीं आता, और आता भी है तो अस्थिर है। क्या कहा? तीर्थी समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जिस प्रकार से सागर पर हवा रूपी सागर है, समीर हवा रूपी सागर है, वो मंडरा रहा है किसके ऊपर? संसार के लोगों पर। हवा रूपी सागर है, संसार के जो लोग हैं उनके ऊपर मंडरा रहा है अस्थिर सुख पर। एक प्रकार से अस्थिर क्षणिक सुख है और उनका जो जीवन है दुखों से प्लावित हो गया है, उनके पूरे जीवन के ऊपर इस प्रकार से लग रहा है जैसे दुखों ने एक प्रकार से चादर सी ढाक दी है, चादर उनको के ऊपर से चारों ओर दुख ही दुख नजर आ रहे हैं। ऐसे में हवा रूपी सागर पर जो कुछ संभावनाएं आम जनों को, आम आदमी को लग रही हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में कहीं न कहीं सुख आने वाला है, तो और दुख ने एक प्रकार से स्थायी रूप प्राप्त उनके ऊपर कर लिया है। भावार्थ यह है कि संसार के लोग हैं वो त्रस्त हैं, दुखी हैं, उनको किसी प्रकार का सहारा नजर नहीं आ रहा है। अगर कहीं सहारा नजर आ रहा है तो वो बादल है, बादल ही उनका सहारा बन सकते हैं, उनको सुख दे सकते हैं। जग की दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। हे बादलों, जग की दग्ध, संसार के दग्ध दुखी हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माला। हे बादलों, तुम इस संसार के जो लोग हैं उनका जो हृदय है वो दुखी हो गया, दुख से त्रस्त हो गया है। ऐसे में संसार के ऊपर तुम निर्दयी होकर के, निष्ठुर होकर के, कठोर होकर के एक प्रकार से जल प्रलय कीजिए। अर्थात ये जो जल प्रलय है उससे जो पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, वो ध्वस्त हो जाएगी और जो आम जो लोग हैं, मजदूर, किसान हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको लाभ मिल जाएगा। क्या कहा? निर्दय विप्लव की प्लावित जल से भरी हुई। तुम इस प्रकार से क्रांति करो कि संसार के जो लोग हैं दुख से उनके जो हृदय है वो दग्ध हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं, वहां पर निर्दयी होकर, निष्ठुर होकर के आप इस प्रकार से क्रांति कीजिए कि जो सारी पूंजीवादी व्यवस्था है जिसने वंचित, दलित लोगों का, मजदूरों को, किसानों का शोषण किया है, वो शोषण से
मुक्त हो जाए और पूंजीवादी जो व्यवस्था वो ध्वस्त हो जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, हे बादलों, हे क्रांतिकारी बादल, उनको आह्वान किया है। यह तेरी रणतरी, यह जो तेरी जो घन घोर गर्जना है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सबसे पहले घन घोर गर्जना होती है, बादल आपस में टकराते हैं तो गर्जना होती है, तो उसी गर्जना को क्या कहा, रणतरी। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, आकांक्षाओं संभावनाओं से भरी है, आशाओं से भरी है रणतरी, युद्ध रूपी नौका। जब बादल तेज घन घोर गर्जना करते हैं तो उस गर्जना में क्या है, रणतरी, युद्ध रूपी नौका में आकांक्षाएं भरी हैं। आमजन है वो संभावनाओं से, आशाओं की निगाह से देखते हैं। कब, जब आकाश में घन घोर गर्जना होती है, भेरी गर्जन से, सजग सुप्त भेरी गर्जन। इस प्रकार से युद्ध में एक भेरी बजती है, एक नगाड़ा सा बजता है, दोनों सेनाएं तैयार हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से आकाश में जब बादल गर्जन करते हैं तो उस गर्जन से जो आमजन है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनके अंदर एक आकांक्षा अर्थात एक संभावना, एक आशा जाग उठती है। सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की। और जब गर्जना होती है तो पृथ्वी के उर्मे, हृदय में छोटे छोटे जो पौधे अंकुरित होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे अंकुरित होते हैं, उनको पानी मिलता है तो उनको एक प्रकार से नवजीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। सुप्त वो सोए रहते हैं, वो अलसाए से पड़े रहते हैं, वो धरती के गर्भ में समाये रहते हैं, लेकिन जब उनको पानी मिलता है या उस प्रकार से गर्जना होती है, बादलों को देख करके वो एकदम सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, और क्या होता है, आकांक्षाओं से भर जाते हैं और आशा भरी निगाहों से वो बादलों को देखते हैं कि उनको नया जीवन मिलने वाला है। भाव क्या है, भाव यही है कि जब क्रांति होती है, व्यवस्था परिवर्तन होता है व्यवस्था में, तब आमजन है, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको नया जीवन मिलता है। या यूं कहें कि उनको खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो प्राप्ति होती है। क्रांति उनके लिए बहुमूल्य होती है, उनके लिए उपयोगी होती है, लेकिन क्रांति है वो किन के लिए उपयोगी नहीं होती, किन के लिए नुकसानदेह होती है, वो पूंजीवादी जो लोग हैं उनके लिए, जिन्होंने लोगों का शोषण करके, अत्याचार करके अव्यवस्था का आलम खड़ा किया है, वो क्रांति से हमेशा डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संचय किया हुआ है चल संपत्ति का, वो खोने का उनको भय रहता है। लेकिन आमजन है वो हमेशा खुश होते हैं, किससे, क्रांति से। तो सजग सुप्त अंकुर उर्मे, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो आम लोगों का प्रतीक हैं। हे विप्लव के ताक रहे हैं, हे विप्लव के बादल, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो तुम्हें ताक रहे हैं, अर्थात वो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि गर्जना होगी, बारिश होगी और ऐसे में उनको नया जीवन मिलेगा। तो छोटे पौधे उनको नया जीवन मिलता है। नव जीवन की ऊंचा कर से, वो स्वाभिमान से ऊंचा खड़े हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि उनको जीवन देने वाला कोई न कोई है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग हैं, जब वो क्रांति होती है तो वो भी स्वाभिमान के साथ खड़े हो जाते हैं। ताक रहे, हे विप्लव के बादल, हे विप्लव क्रांति के द्योतक, क्रांति के प्रतीक बादल, तुम फिर बार बार गर्जन करो और इस गर्जन से आम लोगों को एक नया जीवन मिलेगा। तो पहला जो काव्यांश है उस काव्यांश का भाव क्या है कि जो संसार के लोग हैं वो शोषण के द्वारा उनके जीवन के ऊपर दुख एक प्रकार से सथाई भाव हो गया है, और ये सथाई भाव है, इसको तोड़ सकता है तो बादल तोड़ सकते हैं, क्रांति तोड़ सकती है। क्रांति के कारण उनके जीवन में कुछ चाहे क्षणिक रूप में सुख आ सकते हैं, और ये सुख एक प्रकार से जब ऊपर आकाश में बादल बनने लगते हैं समीर के रूप में, हवा के रूप में, तो संसार के आम लोग हैं उनको लाभ मिलता है, और बादल है वो निर्दयी होकर के बारिश करे, जिसके कारण जो संसार के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। तो पूरी जो कविता है वो प्रतीकात्मक है, छायावादी रूप में इसमें दर्शाया गया है, संबोधनात्मक शैली है, और रूपक अलंकार का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार कहाँ है, रणतरी, रण रूपी नौका, रणतरी में, गर्जन भेरी में, यहाँ पर विप्लव
क्रांति के रूप में, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। संपूर्ण जो काव्यांश है उसमें मानवीकरण अलंकार है, वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अस्थिर है, निर्दयी, विप्लव, प्लावित, रणतरी, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं और संबोधनात्मक शैली है। दूसरा काव्यांश देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहला आपको समझ में आ गया, दूसरा काव्यांश देखिएगा। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, सस्य अपार हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। तो प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता बादल राग और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें कवि ने बादलों को क्रांति करने के लिए आह्वान किया है। कैसे किया है देखिए। बार बार गर्जन कर वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। जब क्रांतिकारी बादल हैं वो घनघोर गर्जना करके मूसलाधार बारिश करते हैं, बार बार गर्जना करके, अनेक बार गर्जन करके वर्षण है मूसलाधार, जो बारिश होती है मूसलाधार अर्थात जबरदस्त बारिश होती है, हृदय थाम लेता संसार। और ऐसे इस क्रांतिकारी बादलों के द्वारा घनघोर बारिश करने के कारण हृदय थाम लेता संसार, डर के कारण, भय के कारण संसार के लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं। ये हृदय थाम लेता संसार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये पूंजीपतियों के लिए, जिन्होंने आम लोगों का शोषण किया है। तो जो क्रांति होती है वो तो भयभीत हो जाते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, बादलों की वज्र के समान कठोर गर्जना को सुन करके संसार के लोग अर्थात पूंजीपति लोग हैं अपने हृदय को थाम लेते हैं, अर्थात वो भयभीत होने लग जाते हैं। वो डरते हैं कि क्रांति के द्वारा उनको नुकसान होने वाला है। अश्निपात क्या होता है? बिजली का गिरना। अश्नि माने बिजली, पात माने गिरना। सापित जो साफ से युक्त है, उन्नत जो ऊपर की ओर, सत सत सैकड़ों, छत विच्छत हत, छत विच्छत अस्त व्यस्त, हत मतलब मरा हुआ, अचल शरीर अर्थात अचल शरीर किसके लिए आया है? जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके लिए। तो कहा बार बार गर्जना करने से, भयंकर बारिश करने से जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने हृदय को थाम लेते हैं, वो भयभीत होने लग जाते हैं। बार बार गर्जना को, वज्र के समान कठोर गर्जना को सुनकर के वो सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। अश्निपात, अश्नि बिजली के गिरने से, सापित उन्नत सत वीर, जो ऊपर की तरफ खड़े हैं, जो सैकड़ों वीरों के समान, जो आसमान को छूने वाले के तरह जो उन्होंने अटालिकाएं बना ली हैं, और वो अटालिकाएं जैसे उनमें एक स्पर्धा हो, एक प्रतियोगिता हो कि उन्होंने आसमान को छूना है। छत विच्छत हत शरीर, तो ऐसे जो बड़ी बड़ी जो अटालिकाएं हैं, जो पूंजीपतियों का प्रतीक है, वो छत विच्छित हो जाती है। कब? जब भयंकर बारिश होती है, क्रांति होती है, तो छत विच्छत हत, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हत वो मर जाते हैं। अचल शरीर, उनके जो बड़े बड़े जो शरीर हैं, दत्तकाय शरीर हैं, अर्थात बड़े बड़े जो पर्वत के समान जो पूंजीपति हो गए हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, गगन को स्पर्श करने वाली स्पर्धा, जैसे उनमें प्रतियोगिता है, ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भवनें, अटालिकाएं बना ली हैं। ऐसा लग रहा है, उपमा अलंकार है, जैसे कि उन्होंने आकाश को स्पर्श करना है, एक प्रतियोगिता उनमें चल रही है। भावार्थ क्या है कि जब बादल गरजते हैं, क्रांति होती है, तो पूंजीपति लोग हैं भयभीत हो जाते हैं। बार बार गर्जना के द्वारा, भयंकर जब गर्जना होती है, बिजलियां चमकती हैं, तो जो सैकड़ों वीरों के समान जो अपने आप को मान रहे थे सारे पूंजीपति, उनका जो शरीर है छत विक्षत हो जाता है। वो पर्वतों के समान जो थे, ऊंची ऊंची जो उनकी जो चोटियां थी, उनकी बिल्डिंगें थी, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। भावार्थ है कि पूंजीपति हमेशा
व्यवस्था परिवर्तन से या क्रांति से डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो बारिश होती है या क्रांति होती है तो हमेशा खुश होते हैं, वो शोभा पाते हैं, अर्थात उनके लिए वो बहु उपयोगी होते हैं, क्रांति उनके बहुमूल्य होती है। वो कौन होते हैं? वो छोटे छोटे पौधे। छोटे पौधे किसके लिए हैं? आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए। किसान, वंचित, दलित जो है, शोषित लोग हैं, हमेशा क्रांति में खुश होते हैं। देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। हंसते हैं जब बादल बारिश करते हैं, गर्जना करते हैं, तो छोटे छोटे पौधे हैं वो अपने लघु भार से हंसने लग जाते हैं। वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपनी खुशी का प्रकटीकरण करते हैं। आपने देखा भी होगा जब हवा चलती है, बादल बारिश करते हैं, छोटे छोटे पौधे हिल रहे हैं और उन खिलते हुए पौधे हैं वो क्या है? सस्यापार, अपनी हरियाली को, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। वो हिल करके खिल अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, हाथ हिलाते हो, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ हिला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं, अर्थात बादलों का आह्वान कर रहे हैं। विप्लव रव, और विप्लव क्रांति से, रव गर्जना, शोर, और जो क्रांति का जो होती है और उसका जो शोर होता है, छोटे ही शोभा पाते हैं, उससे छोटे हैं वो ही शोभा पाते हैं, वही उसका लाभ उठा पाते हैं। भावार्थ यह है कि जब बारिश होती है, घनघोर गर्जना होती है, तो बड़े बड़े जब वृक्ष होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो पौधे हैं वो घास के रूप में, तिनके के रूप में होते हैं, उनका कुछ भी नष्ट नहीं होता, अर्थात उनको लाभ ही लाभ होता है, और वो हमेशा उनको नया जीवन मिलता है, वो खुशी का इजहार करते हैं। और इसका प्रतीकात्मक आप अर्थ देखिए, जब क्रांति होती है तो जो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ होते हैं, अमीर होते हैं या पूंजीपति होते हैं, जिन्होंने अन्याय के द्वारा, ऐशोभरीय कार्यों के द्वारा, निंदनीय कार्यों के द्वारा जो चल संपत्ति इकट्ठी की है, जो मजदूरों, वंचितों का उन्होंने शोषण किया है, उनसे जो उन्होंने पूंजी इकट्ठी की है, तो वो उन क्रांति के द्वारा उसको खोने का उनको भय रहता है, वो भयभीत हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो छोटे छोटे पौधों के समान आमजन है वो हमेशा खुश होते हैं। कब? जब क्रांति होती है। भावार्थ यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और उसके लिए बादलों का उन्होंने संबोधन किया है, बादलों के द्वारा इसको बदलना चाहते हैं। तो संपूर्ण कविता में क्या है? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार है और मानवीकरण अलंकार का, बहुत सुंदर। छोटे पौधे, लघु भार, सस्यापार, तो इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार, सुन सुन, हिल हिल, खिल खिल, इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मानवीकरण है, रूपक है, गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, उपमा अलंकार है इसमें यहाँ, और तत्सम शब्दों का प्रयोग है इसमें भी। गर्जन है, वज्र है, हुंकार है, उन्नत है, असनी है, वीर है, छत विच्छत, हत अचल, ये सारे कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। और वीर रस का प्रयोग किया है, ओज गुण है। पूरी जो कविता है उसमें ओज गुण को दर्शाया गया है, वीर रस को दर्शाया गया है, संबोधनात्मक शैली है। और पूंजीपतियों के लिए क्रांति हमेशा नुकसानदेह होती है, और आमजन जो लोग हैं, वंचित हैं, वो क्रांति से लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों बादल राग कविता के पहले दो काव्यांश आपको समझ में आए होंगे, और अगले जो दो इसके जो काव्यांश हैं वो में हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दोनों काव्यांश हैं, इनके आपने शब्दार्थ और इनका जो सरलार्थ है, प्रसंग है और विशेष है, अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।